स्वागत है आपका वीडियो की 4th क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भारत के तट के बारे में। तो अगर हम भारत का मैप देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारा पश्चिमी भाग है। तो इसलिए जो हमारा तट रेखा है तो इसे हम तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल तक के जो तट है इसको हम पूर्वी तट कहते हैं और यहीं से जो गुजरात तक का है इसे हम पश्चिमी तट कहते हैं। तो मुख्यतः हम इसको पूर्वी तट और पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे तट से जुड़े कौन-कौन से राज्य हैं। तो यदि हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सारे राज्य कहाँ है? हमारे पूर्वी तट पर है। और पूर्वी तट पर क्या है? पूर्वी तट पर है हमारे बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, ये पूर्वी तट पर पड़ता है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करते हैं तो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात ये हमारे राज्य हैं पश्चिमी तट पे। तो हमारे इस पे कुल राज्य कितने हो गए तटीय राज्य? ये 5 हैं। यहाँ पर एक गोवा भी है छोटा-सा। तो गोवा भी को लेकर के हमारे कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। वो 9 राज्य हो गए सॉरी। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर है हमारी खंबात की खाड़ी है। ये त्रिभुजाकार है, छोटा-सा एरिया है। ये हमारी खंबात की खाड़ी है। इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ये हमारे मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें तटीय क्षेत्र पर हमको पता होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि अब इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वो बंगाल के आसपास का क्षेत्र होगा, जबकि हम ये पूरे भाग को ही लगभग बंगाल की खाड़ी में ही जोड़ के चलते हैं। अब जो मुख्य जो हमारे तट है उनको भी हम छोटे-छोटे भाग पे ही देख लेते हैं। तो जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो तट है इसको मुख्यतः कठियावाड़ के तट से नाम से जानते हैं। ये महाराष्ट्र तट को इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। हमारे कर्नाटका क्षेत्र में जो तट है इसको कर्नाटका तट या किनारा तट के नाम से जानते हैं। केरल वाला जो तट है इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगर हम पूर्वी तट में आते हैं तो ये जो उड़ीसा और ये हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल है, इसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और ये जो आंध्र का है ये उत्तरी सरकार के नाम से और तमिलनाडु का है ये कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब इन्हें राज्य के साथ अगर जोड़ के हम देख लेते हैं तो ये हमें याद हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तटीय रेखा क्या है। तो ये तट रेखा जो होती है ये भूमि और किसी भी जल निकाय के बीच की विभाजक रेखा है। तो अगर इसे हम मैप पे समझते हैं तो ये हमारी भूमि क्षेत्र है। तो ये हमारे जो तट है और ये जल के बीच का जो जो तट है, जो हमारे भूमि का जो सबसे किनारे का भाग है जो जल से जुड़ा हुआ है इसे हम तट कहते हैं। तो कह रहा है कि जो भारत की कुल तट रेखा कितनी है, तो हम सबसे पहले 1970 की बात करते हैं तो ये 7516.6 किलोमीटर थी जो 1970 की गणना के अनुसार। अभी जो हम 2023-24 की जो नई गणना आई है उसके अनुसार ये कुल है 11,098 किलोमीटर है और जिसमें अगर पूछेगा कितनी की वृद्धि हुई है तो 47.6% की वृद्धि हुई है। अब तट रेखा देखते हैं। ये 9 राज्य हैं, 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 राज्यों के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन-दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो यहाँ पर अब कुछ राज्य हैं और कुछ हमारे जो सबसे बड़ा राज्य है जिसकी सबसे पहले सीमा थी 1214 किलोमीटर वो है अब 2340 किलोमीटर है। यहाँ पे दशमलव नहीं है, ये थोड़ा 2340 किलोमीटर है। तमिलनाडु है इसकी 906 थी, अभी कितनी हो गई है? 1068 हो गई है। आंध्र प्रदेश की 973 थी, अभी 1053 हो गई है। तो जो पहले सबसे बड़ी तटरेखा थी वो गुजरात की थी और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता था, फिर तमिलनाडु। अब नई तटरेखा के अनुसार जो 2023-24 की है उसके अनुसार जो सबसे बड़ी तटरेखा अभी भी गुजरात की है और दूसरे नंबर पे अब आंध्र प्रदेश की जगह अब क्या है? तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। ये थोड़ा-सा बदलाव हुआ है। जो सबसे छोटी तटरेखा है वो गोवा की है और दूसरे नंबर पे जो गोवा से बड़ी है वो है हमारे कर्नाटका की है। तो सबसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो वो गोवा की है। वो पहले भी 101 थी और अब कितनी है? 193 हो गई है, फिर भी वो सबसे छोटी तटरेखा है। अब सबसे लंबी
तटरेखा अगर हम पूछे कि द्वीप समूह में किसकी है तो अंडमान की है। और सबसे छोटी द्वीप समूह में जो सबसे छोटी तटरेखा है वो किसकी है? वो पुडुचेरी की है। यहाँ पर हम पूरी लिस्ट देख पाएंगे कि हर राज्य में जो नई तटरेखा है 1970 में कितनी थी और अभी कितनी है, उनकी सबकी लंबाई और सभी राज्य और द्वीप समूह के हम देख पा रहे हैं। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। बस हमें ये समझना है कि अगर कुछ बदलाव हुआ तो वो क्या हुआ कि पहले भी गुजरात ही था सबसे बड़ी तटरेखा, अभी भी गुजरात ही है बदलाव होने के बाद। पर कुछ फैक्ट है जिनको याद रखना है कि पहले सेकंड नंबर पे आंध्रा था और अब सेकंड नंबर पे क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया है। अगर हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा इनकी तटरेखा में जहाँ वृद्धि हुई है, वहीं एक है पुडुचेरी है जिसकी तटरेखा में 10.4% की से कमी भी हुई है। और अगर पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? वो पश्चिम बंगाल की तटरेखा पे, जो कि 157 थी पहले और अब कितनी हो गई? 721, 200, 357% की वृद्धि को दिखाता है। गुजरात की तटरेखा कितनी हो गई? पहले थी 1214, अभी कितनी हो गई? 2340, जो कि दोगुना वृद्धि हुई है। तो ये कुछ थोड़े छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब पूछते हैं कि आधार रेखा क्या होती है? तो ये वह निम्न जल रेखा है जो समुद्र तल से साथ-साथ चलती है, जिसे हम अन्य समुद्री क्षेत्रों की माप शुरू करते हैं। तो अगर इसके हम समुद्री क्षेत्रों की माप शुरू करते हैं, पहले तो ये है क्या? ये टेढ़े-मेढ़े जो तट होता है, उसको मिलाने वाली एक कल्पित रेखा है। यदि हम समुद्र तट पे बात करते हैं कि हमारा हमारा कहाँ तक अधिकार है, कहाँ पर हमारा कानूनी क्षेत्र है, तो अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमें टेढ़ा-मेढ़ा तट है उसके हम इस टेढ़े मेढ़े से हम किसी एक को आधार मान करके हमको करना पड़ेगा, तो हम किसी भी क्षेत्र से कितनी मापेंगे? इसके लिए हमें ये बराबर नहीं था, तो हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली है कि यहाँ से हम गणना करेंगे, उसी को हम आधार रेखा कहते हैं। तो ये हमारी आधार रेखा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पूर्वी तट में ये आधार रेखा है और ये हमारे पश्चिमी तट में आधार रेखा है। तो ये हमने एक आधार रेखा मान ली कि अब जब हम गणना करेंगे, हम यहीं से गणना करेंगे। अब हम तटरेखा के बाद अब हम देखेंगे आंतरिक जल क्या है? तो जो हमारा तट है और जो हमारी आधार रेखा है, उसके बीच का जो जल है उसको हम आंतरिक जल कहते हैं। हम इसे मैप पर एक बार ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी आधार रेखा है और ये हमारा तट है। तो इसके बीच का ये जो जल क्षेत्र है, इसे हम आंतरिक जल कहते हैं। तो आपको ये आंतरिक जल दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंतरिक जल क्षेत्र बनाया गया है। और ये आधार रेखा जहाँ से भी मानेंगे हम उसके बीच और तट के बीच का क्षेत्र है। अब हम प्रादेशिक जल पे लेते हैं, तो ये क्या है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, उसे हम प्रादेशिक जल कहेंगे। और इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार क्या है? कि इसमें हमारा पूर्ण अधिकार है। इसके ऊपर का आकाश से लेकर नीचे के समुद्री तल तक में हमारा पूरा अधिकार है। यहाँ पर सुरक्षा कानून, मत्स्य पालन आदि को लागू करना भारत का अधिकार है। अब प्रादेशिक जल में है कि इसमें हमारा पूरा जो कानून है, सुरक्षा कानून, मत्स्य पालन, ये सारा भारत के अधिकार में है। इसके बाद हम देखते हैं कि सन्निहित क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र क्या होता है? तो ये आधार क्षेत्र से ठीक बाहर जितना भी 24 मील तक का जो क्षेत्र है, या हम ये कहेंगे प्रादेशिक क्षेत्र से बाहर 12 मील तक, या आधार क्षेत्र से बाहर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, वो क्या है? वो संलग्न क्षेत्र है। इसमें देश अपने सीमा शुल्क, वित्तीय आयोजन और स्वच्छता संबंधी कानून का उल्लंघन करने पर रोक और या दंड करने का अधिकार भारत के पास है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मैप पर एक बार देख लेते हैं कि इसे क्या है। तो देखिए कि ये हमारी जो आधार रेखा है, इससे बाहर ये 12 मील तक, यहाँ तक हमारा ये प्रादेशिक जल है और इसके बाद ये 12 मील प्रादेशिक जल के बाद 12 मील तक ये संलग्न क्षेत्र है। तो आधार से 24 मील तक ये संलग्न क्षेत्र है और 12 मील तक प्रादेशिक जल वाला क्षेत्र। अब बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। तो ये आधार से 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। भारत के समुद्री जो संसाधन है, चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, ये इस पे सारा अधिकार भारत को है। इसमें मछली पकड़ना, गैस तेल संसाधन निकालना, ये सारे अधिकार भारत को है। पर जो अन्य देश के जो व्यापारिक जहाज आने जाना है, उस पर किसी प्रकार के भारत रोक नहीं लगा सकता है। बाकी उस पर उसका अपना जो अगर वो कोई भी यहाँ से अपना संसाधन हमारे यहाँ से
नहीं ले जा सकता हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र से, बस वो यहाँ से आ जा सकते हैं। अब हम अनंत विस्तार की बात करें, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद हमारा अनंत विस्तार है। ये 200 मील के बाद से अनंत विस्तार होता है, जिसपे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। इसपे कोई देश अकेले कोई कानून नहीं बना सकता है, इसे खुला समुद्र भी कहते हैं। अब हम सबको एक साथ देख लेते हैं कि ये है हमारा तट है और ये हमारे आधार जल रेखा, इसके बीच का ये आंतरिक जल हो गया। इसके बाद ये 12 मील तक जो है, यहाँ पर हमारा है प्रादेशिक जल। 12 मील से आगे जो है ये संलग्न क्षेत्र हुआ। 12 मील प्रादेशिक जल से 12 मील आगे तक, या फिर आधार से 24 मील तक। फिर उसके बाद 200 मील तक ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। उसके बाद 200 मील तक ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है और अनंत आर्थिक क्षेत्र के बाद अनंत विस्तार है। यहाँ पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। एक समुद्री मील जो होता है वो 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। इसको नॉटिकल मील भी कहते हैं। इसको एनएम से दिखाते हैं। तो कभी-कभी पूछता है कि एक नॉटिकल मील कितना है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसको अगर हम पूरी बात को अगर हम एक टिक पर याद करें, तो ये है कि 12 मील तक हमारा पूरा अधिकार है। 24 मील तक कुछ कानूनों के प्रवर्धन का अधिकार है। 200 मील तक संसाधनों का दोहन का अधिकार है कि हम वहाँ से कोई भी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद का जो है खुला सागर है, जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार हमारे जो तट रेखा आपने देख लिया। तट रेखा पे पड़ने वाले राज्य देखे कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें 1970 से लेकर के अभी तक उनके जो तट है की लंबाई है, उसमें क्या बदलाव हुए वो हमने देख लिए। फिर हमारा तक कहाँ तक हमारे संसाधनों पर, जल संसाधनों पर हमारा अधिकार है, उसके प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनंत विस्तार क्षेत्र के बारे में देखा। जिस प्रकार हम यहाँ पर हमने ये पूर्वी तट की तरफ देखा, सेम ऐसे ही यहाँ पर ये आधार रेखा पश्चिमी तट पर है। ये प्रादेशिक जल के लिए है। इसके बाद हमारा संलग्न क्षेत्र है, आर्थिक संलग्न क्षेत्र है, उसके बाद भी खुला समुद्र है। हमारे जो द्वीप समूह होते हैं वहाँ पर भी हम इस तरह से जाकर यहाँ पर हमारा अंडमान की बात करें, तो अंडमान निकोबार ये जो द्वीप समूह है, इसके बाहर हमारा जो होगा हमारा आधार रेखा होगी। उसके बाहर जो होगा हमारा प्रादेशिक जल होगा, संलग्न क्षेत्र होगा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमारे द्वीप समूहों में भी ऐसे काम होता है। जैसे हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप है, इसकी वजह से हमारा काफी क्षेत्र इधर बढ़ जाता है कि इसके पहले आधार होगा, फिर प्रादेशिक जल, फिर संलग्न क्षेत्र, फिर आर्थिक संलग्न क्षेत्र। ये सारा इस प्रकार से हमारा ये एरिया है, यहाँ से कुछ इस प्रकार बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।